नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ वह विषय महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग और गंभीर भी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ड को मिस मत कीजिएगा। तो शायद अब ये उचित समय है इस टॉपिक पर बात करने कि बहुत से भारतीय जनगण मन यानी हमारे वर्तमान राष्ट्रगान को गाना क्यों पसंद नहीं करते। हम भारतीय नागरिक हैं, हमें राष्ट्रीय गान का दिल से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गान हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी उनके देश का राष्ट्रीय गान एक विशेष महत्व रखता है। क्योंकि राष्ट्रगान उस राष्ट्र की, उस स्पेसिफिक राष्ट्र की महिमा का वर्णन करता है, उसकी खूबियों का बखान करता है और राष्ट्रगान अपने नागरिकों को प्रेरणा देता है अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन न्यौछावर करने के लिए। लेकिन जनगण मन का विरोध करने वालों के अनुसार हमारा राष्ट्रगान ना तो ऐसी कोई प्रेरणा देता है और ना ही भारत की संस्कृति और भारत के स्वर्णिम इतिहास का कोई बखान ही करता है। लेकिन हम उनकी बातों पर विश्वास न करके खुद से ही जनगण मन के अर्थ और भावार्थ तथा इसके वास्तविक इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम बात करें इस कविता के ओरिजिनल सोर्स की, तो इस कविता में टोटल 5 छंद है। तो हमें इस कविता के पहले छंद की पहली लाइन से ही ये तो पता चल जाता है कि इस कविता में किसी न किसी को संबोधित किया गया है और हमें ये भी पता चल जाता है कि इस कविता में हम हमारे राष्ट्र, हमारे भारत को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको संबोधित कर रहे हैं जिसको इस भारत का भाग्य विधाता कहा गया है। यानी इस कविता के पहले छंद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी तत्पुरुष आदि समास के जरिए कोई भी नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, जिससे हम पता कर सकें कि जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो कौन है। तो फिर वो कौन है जिनको इस कविता में भारत का भाग्य विधाता कहा गया है, जिनके गुणों का वर्णन किया गया है, जिनकी महिमा का बखान किया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कविता के 5 छंद हैं, तो मैंने इसके 5 छंदों को रेड किया। रेड करने के बाद हमें तीसरे छंद से पता चल जाता है साफ साफ कि जिसका हम इस कविता में गुणगान कर रहे हैं, जिसको भारत का भाग्य विधाता कहा गया है, वो कोई और नहीं बल्कि हम भारतीयों के स्वयं आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो इस कविता में तब एक जान आ जाती है, क्योंकि इस कविता का जो भावार्थ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सन 1911 से, जब भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय दिल्ली कर दी गई, तो पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा था। तो अंग्रेजों ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारत की जनता पर इंग्लैंड के राजा को भारत में बुला लिया। दूसरी ओर भारत में रविंद्रनाथ टैगोर और उसका परिवार अंग्रेजों के बहुत ज्यादा नजदीक था। तो उस समय जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में एक गीत गाया गया था, जिसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। जब ये कविता पहली बार 27 दिसंबर 1911 को सार्वजनिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाई जाती है, तो उसमें इसके सिर्फ पहले छंद को ही इस्तेमाल किया जाता है और तभी आता है यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जाहिर सी बात है, उस समय जॉर्ज पंचम को समर्पित करके उसके गुणगान के लिए कोई कविता गाई जानी थी, तो कोई नई कविता गाने की बजाय इसी कविता के पहले छंद को वहां पर गाया जाता है और सिर्फ पहले छंद को ही इस कारण गाया जाता है क्योंकि अगर दूसरा तीसरा छंद भी गाया जाता तो वह जॉर्ज पंचम की बजाय हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी को वह कविता समर्पित होती है। अब पहले छंद में तो किसी का नाम लिया ही नहीं गया है, यानी उस समय जिसके सामने, जिसके स्वागत में, जिसके लिए ये कविता गाई गई, इस कविता का पहला छंद उसी को समर्पित है। तो ये कविता पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाई जाती है 27 दिसंबर 1911 को और 28 दिसंबर 1911 से ही ये कविता अंग्रेजी अखबारों के मेन पेज पर छपने लगती है, यानी ये सुर्खियां बटोरने लगती है। और सिर्फ अगले दिन ही नहीं, यह लगातार सिलसिला जारी रहता है, यानी हर 10वें-15वें दिन, हर 10वें-15वें दिन वो कविता किसी न किसी पत्रिका में या किसी न किसी अखबार में छपती रहती है, बार बार। कुछ बड़ी हस्तियों के द्वारा तो यह भी दावा किया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार के लिए इसी कविता के कारण नॉमिनेट किया गया था। लेकिन उस समय रविंद्रनाथ टैगोर मना कर देते हैं कि मुझे इस कविता के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आपने नोबेल पुरस्कार मुझे देना ही है, जिस पुस्तक में मैंने ये कविता लिखी है, यानी ये कविता जिस पुस्तक का एक पार्ट है, आप उस पुस्तक के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दीजिए, इस कविता के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए। तो इसी कारण 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया और जो हमारा राष्ट्रगान है वो इसी कविता के पहले छंद से ही लिया गया है। ये कविता पहले मूल रूप से बांग्ला भाषा में और फिर बाद में एज इट इज हिंदी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन जो इसका अर्थ है वो हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हिंदी में अर्थ क्या बनेगा, हिंदी में भी बता देता हूँ और साथ के साथ इंग्लिश में आपको स्क्रीन पे शो हो जाए। जो इसकी पहले लाइन है वो है जन गण मन अधिनायक जय है, यानी जो यहाँ के निवासी हैं उनके मनों के अधिनायक, यानी उनके दिलों पर राज करने वाले। भारत भाग्य विधाता, आप भारत के भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा,
यानी विंध्याचल और हिमाचल से बहने वाली गंगा और यमुना नदियों की तरंगें उछाल मार रही हैं, उछल रही हैं जोर जोर से। क्यों? आपके स्वागत में। तब सुहना में जागे, यानी ये जितने भी राज्यों का नाम लिया गया है यहाँ पर, यहाँ के नागरिक, यहाँ की जनता और ये जितने भी पर्वत और नदी हैं, ये सभी आपकी शुभकामना के लिए ही जागृत हैं। तब शुभ आशीष मांगे, और ये शुभ आशीष की कामना करते हैं। गाहे तब जय गाथा, ये आपकी जय गाथा का वर्णन करते हैं, यानी जो भी आपने क्षेत्र जीत लिए हैं, ये आपकी उस गाथा का वर्णन करते हैं। जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये जनों का मंगल करने वाले भारत के भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय 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 हो, जय हो। 28 फरवरी 1911 के न्यूज़पेपर्स के अनुसार ये कविता जॉर्ज पंचम को समर्पित करके गाई गई थी। तो इस हिसाब से इस कविता का भावार्थ कुछ ऐसा बनेगा। जॉर्ज पंचम के गुणगान के लिए कहा जाता है कि हे जॉर्ज पंचम, आप यहाँ के जनगण के मनों के अधिनायक हो, आप ही भारत के भाग्य विधाता हो। वह भारत जहाँ पर आपका राज्य है, जहाँ पर आपका शासन है, जैसे कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, महाराष्ट्र, द्राविड़ यानी दक्षिण भारत, ओडिशा, ये सभी, इसके अलावा यहाँ की नदियां गंगा, यमुना, ये सभी आपकी शुभकामना में जागृत हैं, आपके स्वागत में ये उछल रही हैं। तब शुभना में जागे, ये आपकी शुभ कामना के लिए ही जागृत हैं। तब शुभ आशीष मांगे, यानी हम सब आपके शुभ आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। गाहे तब जय गाथा, इसी कारण हम आपकी गाथा का, जय गाथा का वर्णन करते हैं। जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, यहाँ के जनगण को, यानी यहाँ के नागरिकों को मंगल प्रदान करने वाले आप भारत के भाग्य विधाता हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी हमेशा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप समझ सकते हैं कि क्यों इस गीत को गाने के बाद ये कई वर्षों तक सुर्खियों में रहा। कई वर्षों तक नहीं, आज तक भी हम इसे प्रतिदिन गाते हैं, सभी भारतीय गाते हैं। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इस कविता के सिर्फ पहले छंद को ही राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस कविता का विरोध भी हुआ था। आजादी से पहले भी हुआ था, आजादी के बाद भी हुआ था, और शायद इसी कारण 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया था। यानी राष्ट्रगान भी रहेगा जी और राष्ट्रगीत भी रहेगा, और दोनों को एक समान दर्जा प्रदान किया गया। अब जिसका मन करता है जनगण मन गाने को जनगण मन गाए, जिसका मन करता है वंदे मातरम गाने के लिए वंदे मातरम गाना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमें इस कविता में, जो इस कविता का तीसरा छंद है, उसे भी सम्मिलित कर लेना चाहिए? क्योंकि यदि हम सिर्फ पहले छंद वाली कविता को गाते हैं, वो तो जॉर्ज पंचम को समर्पित कर देते हैं, और इसके साथ ही जो पहले छंद में वीर रस का अभाव है, वो तीसरा छंद कंप्लीट कर देता है। अब आपके इस टॉपिक पर क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरे देश के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में दी गई जानकारी से सहमति दे सकते हैं। इसके अलावा यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये वीडियो साझा करने के लिए और इस वीडियो के बारे में उनके विचार जानने के लिए इस वीडियो को उनके पास अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।